नमस्कार दोस्तों। अपने राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक आता है अपने 1857 की क्रांति। देखो, क्रांति हुई, आंदोलन भी हुए, उससे पहले विद्रोह भी हुए। ये विद्रोह, ये आंदोलन, ये क्रांति, इसका कारण क्या था? कारण था अपने ऊपर औपनिवेशिक साम्राज्य। अपने ऊपर औपनिवेशिक साम्राज्य, ये कारण था कि औपनिवेशिक साम्राज्य के दौरान जब अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर लूटपाट की, दमन करना चाहा, और उसी के विरोध में लोगों का जो गुस्सा था वो एक क्रांति के रूप में सामने उमड़ कर आया। जो टॉपिक अपना कहलाता है 1857 की क्रांति। अब अंग्रेजों ने शुरुआत कहाँ से की थी अपने यहाँ पर? तो 1600 से अंग्रेजों ने शुरुआत की। 1600 में अपने पूर्वी भारत में बंगाल क्षेत्र पर एक कंपनी का व्यापार हुआ, और कंपनी के रूप में जो व्यापार किया वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में 15 वर्ष का समझौता करके, 15 वर्ष का एग्रीमेंट लेकर एक कंपनी की शुरुआत की, और उस कंपनी के तहत अंग्रेजों ने व्यापार किया। अब अंग्रेजों से पूर्व भी व्यापार होता था, क्योंकि भारत को पहले विश्व गुरु कहा गया है। भारत से अपन बात करें तो विश्व प्रसिद्ध ढाका की मलमल, इसका मतलब भारत व्यापार करता था देश विदेश में। परंतु भारत पर ऐसी स्थिति आई जिस समय अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापार किया, क्योंकि भारत में कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलता था, और उसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापारिक एग्रीमेंट किया, जो 15 वर्ष का एग्रीमेंट लेकर शुरुआत की। अंग्रेजों ने अपने व्यापार को स्थायी करने के लिए जो पहले की जातियां आई हुई थी, सबसे पहले भारत में कौन सी जाति आई थी बेटा? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच, हूण, हूणों के बाद में अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद में फ्रांसीसी। ये जातियां अपने यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य से आई, व्यापार किया, और धीरे धीरे अपने व्यापार को समेटते हुए वापस भी गई हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आने वाली जाति और सबसे अंत में जाने वाली, मतलब सबसे पहले अपने यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य से आई और सबसे अंत में अपने यहाँ से जाने वाली जो जाति है वो कौन सी है? पुर्तगाली है। अब अंग्रेजों ने 1713 की बात आती है बेटा। 1713 में मुगल बादशाह बनता है फरूक सियर। फरूक सियर से 3000 रुपये चुंगी कर फरूक सियर को देकर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया, मतलब अंग्रेज ही व्यापार कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी जाति आती है तो वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना भारत में व्यापार नहीं कर सकती। मतलब अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का एग्रीमेंट करते हैं। धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने फरूक सियर के साथ एक चुंगी कर दे दिया फरूक सियर को कि भाई टैक्स ले ले या रिश्वत ले ले। कहने का मतलब ये देकर व्यापारिक एकाधिकार पत्र प्राप्त कर लिया, और व्यापारिक एकाधिकार पत्र प्राप्त करके इन जातियों को या भारत से निकालने की गतिविधि करने लगे। इसी के तहत अगर अपन देखें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1759 में बेदारा का युद्ध, 1760 में बांडीवास, जिसको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा बाड़ी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध। ये 4 युद्ध करवाए। इन 4 युद्धों की अगर अपन बात करें, सबसे पहले इन्होंने युद्ध किससे करवाना था भाई? कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया इन्होंने? व्यापार शुरू किया था बंगाल पर। तो बंगाल में पद चला करता था नवाब का। बंगाल में किसका पद था? नवाब का। 1757 में जब युद्ध हुआ था तब बंगाल के नवाब कौन थे? बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के भतीजे को इसके खिलाफ बिड़खा कर युद्ध कर लिया।
इसके भतीजे की मदद किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने की, जिसमें प्लासी का युद्ध, जो युद्ध कौन हुआ? प्लासी का पराजित कौन होता है? सिराजुद्दौला। 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ। बेदारा का युद्ध इन्होंने किनके साथ लड़ा था? डचों के साथ लड़ा, डच पराजित हुए। इसके बाद बांडीवास का युद्ध इन्होंने किसके साथ लड़ा? फ्रांसीसियों के साथ लड़ा, फ्रांसीस इसमें पराजित हुए। फिर आता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध ये किनके साथ लड़ते हैं? ध्यान रखना बेटा, ये तीनों के तीनों युद्ध अनिर्णायक युद्ध थे, मतलब इनमें निर्णय नहीं हो पाया था। अंग्रेज जो यहां पर चाहते थे वो नहीं कर पाए थे, तो ये तीनों के तीनों अनिर्णायक युद्ध माने जाते हैं। 1764 में जो युद्ध लड़ा गया ये निर्णायक युद्ध लड़ा गया, मतलब इसमें अंग्रेजों ने निर्णय ले लिया कि अब यहां पर शासन करना है। निर्णायक युद्ध किनके मध्य होता है? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज बंगाल के नवाब, और बंगाल के नवाब की मदद किसने की थी? मुगल सेना। मदद किसने कर ली? मुगल सेना ने कर दी। इसमें पराजित कौन होता है? बंगाल का नवाब और मुगल सेना इसमें पराजित होती है। ये इसमें क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। अब ये पराजित हो गए तो भाई बंगाल पर अधिकार किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था 1764 में। अब यहाँ से राजनीति शुरू होती है अंग्रेजों की, और अंग्रेजों ने यहाँ से राजनीति क्या की? अंग्रेजों ने बात करें अपन 1772 की, बात कब की आएगी? 1772 की। बंगाल में जो पद चलता था राजनीतिक रूप से, बंगाल में पद कौन सा था? नवाब का। बंगाल में पद कौन सा था? नवाब का। तो नवाब के पद को तो क्या कर दिया इन्होंने? समाप्त। और बंगाल में नवाब के पद की जगह इन्होंने कौन सा पद लगा दिया? गवर्नर जनरल। पद कौन सा बढ़ाया? गवर्नर जनरल। अपने यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि गवर्नर जनरल का पद कब सर्जित किया गया? तो ध्यान रखना बेटा, 1772 में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया। अब 1772 में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया और बंगाल पर राज स्थापित कर दिया, मतलब अंग्रेजों ने अपने भारत में अपने साम्राज्य की शुरुआत कर दी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई कि बंगाल में जब गवर्नर जनरल का पद बनाया गया तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना है, भारत का नहीं। प्रथम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया था अंग्रेजों ने? वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स उसी समय 1772 से 1775 तक इसका शुरुआत, 1885 तक इसका शुरुआती कार्यकाल माना जाता है। 1772 में इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, 1885 तक ये रहे थे। उसी दौरान अपने यहाँ पर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया, और उसी समय भारत पर एक खतरा मंडरा रहा था। पूरे विश्व को जीतने की दृष्टि से नेपोलियन बोनापार्ट छोटे छोटे देशों को जीतते हुए भारत की तरफ ध्यान देता है। अंग्रेजों की भी ये एक चाल थी। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने किया कि भाई अगर अपन अलग अलग जो पड़ोसी राज्य थे उनको सुरक्षा देने, एकीकृत करने के लिए, उसी के साथ बंगाल को सुरक्षित रखने, ऐसा करके इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नीति अपनाई, और उस नीति को कहा जाता है घेरे की नीति। कौन सी नीति थी? घेरे की नीति। और वॉरेन हेस्टिंग्स के खतरे को देखते हुए कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने तो घेरे की नीति अपनाई। खतरा किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के खतरे को देखते हुए, बोनापार्ट के खतरे को देखते हुए यहां पर किसको भेजा गया? लॉर्ड वेलेजली को भेजा गया। किसको भेजा गया? लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली को किस लिए भेजा था? कि भारतीय शासकों के साथ सहायक संधियां की जा सके, कि भारतीय शासक कैसे भी करके सहायक संधियां, अधीनता स्वीकार करें, उनको सुरक्षा दे दी जाए। ये उद्देश्य लेकर लॉर्ड वेलेजली भारत आता है। अब इसके तहत किन्होंने सहायक संधि ली, किसने सहायता ली? तो सबसे पहले अपने राजस्थान की बात करेंगे। अपने ये तो केवल बेसिक देखना था कि भाई किस प्रकार विद्रोह हुआ, क्रांति क्यों हुई थी। तो राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले
किन्होंने सहायक संधि की थी? तो गेरे की नीति के तहत सहायक संधि शुरुआत की थी 1803 में। सहायक संधियों की शुरुआत कब हुई थी? 1803 में। और सबसे पहले सहायक संधि करने वाला अपना राज्य कौन सा था? भरतपुर। कब की थी? सितंबर 1803 में सहायक संधि कर ली। भरतपुर ने सितंबर 1803 में अंग्रेजों के साथ गेरे की नीति के तहत सहायक संधि कर ली। और भरतपुर का उस समय राजा कौन था बेटा? रणजीत सिंह। भरतपुर का राजा कौन था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने सहायक संधि कर ली, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके तुरंत बाद सहायक संधि गेरे की नीति के तहत करते अपना अलवर राज्य। अलवर राज्य ने कब की थी? नवंबर 1803 में। अलवर राज्य ने भी सहायक संधि कर ली थी। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया और इसी के तहत बात करेंगे अपन 1813 की। 1813 में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लेकर आते हैं। अंग्रेज कौन सी नीति लेकर आते हैं? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लेकर आते हैं। ये नीति लाने वाला अधिकारी कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये नीति कौन लेकर आया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई और इसी के तहत एक दिल्ली का रेजिडेंट अधिकारी का नाम मिलता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को कहाँ भेजा गया बेटा? राजस्थान भेजा गया कि राजस्थान की जो रियासतें हैं इन रियासतों के साथ सहायक संधि की जाए। तो चार्ल्स मेटकॉफ राजस्थान में आकर चार्ल्स मेटकॉफ ने सहायक संधियों की शुरुआत की थी 1817 में। सहायक संधियों की शुरुआत, अब सहायक संधियां तो हो चुकी थी, सबसे पहले अपन भरतपुर की करवा चुके, परंतु ये तो कौन सी नीति के तहत हुई थी? गेरे की नीति की। अब तो राजस्थान पर अधिकार करना था, तो राजस्थान में इन्होंने सहायक संधियों की शुरुआत की थी 1817 में। सहायक संधियां कौन सी आती है यहाँ पर? पूर्ण सहायक संधि। इन्होंने तो केवल सहायता ली है, पर अब अंग्रेज चाहते हैं कि पूर्ण रूप से विस्तृत सहायक संधियां करना। तो 1817 में सहायक संधियां लेकर आए और 1823 तक अपने यहाँ पर इन्होंने सहायक संधियां की। 1817 से 1817 में सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? अपनी करौली, कोटा, इन रियासतों ने सहायक संधि की। 1823 में अंतिम सहायक संधि करने वाली रियासत अपनी सिरोही थी, जिसने सहायक संधि की। किसके साथ की थी? अंग्रेजों की। अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ, जो दिल्ली का एक रेजिडेंट अधिकारी था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति कौन सी थी? अधीनस्थ पृथक्करण की। इस नीति के तहत इन्होंने सहायक संधियां कर ली। अब अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर सहायक संधियां किस प्रकार की थी कि जब भाई अंग्रेजों में दिक्कत आए तो ये राजस्थान के शासक हैं, ये इनको मदद करें, और जब राजस्थान के शासकों में किसी प्रकार की दिक्कत आए तो ये अंग्रेज इनकी मदद करेंगे। इस प्रकार से सहायक संधियां करके अंग्रेजों ने अब इनको सुरक्षा देने के लिए राजस्थान राजपुताने पर राज करने के लिए कि भाई सहायक संधियां तो कर ली पर हमारा एक अधिकारी तो बैठे, इस अधिकारी को बैठाने के लिए अंग्रेजों ने राजपुताने के शासकों पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर कुछ पद कार्यालय नियुक्त किया। अब कार्यालय कौन सा किया? राजपुताना रेजिडेंसी। कार्यालय कौन सा किया? राजपुताना रेजिडेंसी। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की थी अंग्रेजों ने? 1832 में। कब की थी? 1832 में। और इसका कार्यालय कहां पर बना दिया? इसका कार्यालय बनाया बेटा अजमेर को। किसको बनाया गया? अजमेर में इसका कार्यालय बना दिया गया। अब अंग्रेजों ने कार्यालय अजमेर में बनाया, पर गर्मी के कारण अंग्रेजों ने अपना कार्यालय यहाँ से 1846-47 में ट्रांसफर करके आबू कर लिया था। तो इनका उप कार्यालय कहाँ माना जाता है? आबू में माना जाता है। राजपुताना रेजिडेंसी में जो मुख्य अधिकारी था उस अधिकारी को कहा गया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। मतलब गवर्नर जनरल के अधीन जो व्यक्ति बैठेगा वो किस में बैठेगा? राजपुताना रेजिडेंसी में बैठेगा। तो एजीजी का पद बना दिया गया। एजीजी का पूरा नाम क्या होता है बेटा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर
जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सर्जित कर दिया गया। एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन, अब ये तो राजपुताना रेजिडेंसी में बैठेगा, पर शासकों पर निगरानी कौन करेगा? तो इसके लिए एक पद बना दिया गया जो रियासतों में रहेगा, और वो पद कौन सा बना दिया गया बेटा? पॉलिटिकल एजेंट। पद कौन सा दे दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट। अब ये पॉलिटिकल एजेंट तो अलग अलग रियासतों में रहेंगे, और एजीजी कहाँ बैठेंगे? राजपुताना रेजिडेंसी अजमेर में बैठेंगे। अब यहाँ से अपने को क्या क्या पूछा जा सकता है? राजपुताना रेजिडेंसी का प्रथम एजीजी, राजपुताना रेजिडेंसी का प्रथम एजीजी किसको बनाया गया था? तो ध्यान रखना बेटा, मिस्टर डेविड ऑक्टरलोनी। तो याद रखना, पहला एजीजी लोकेट, पहला एजीजी किसको बनाया गया? लोकेट को बनाया गया। अब अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? ये दोनों अपने को ध्यान में रखने हैं। एक प्रथम एजीजी याद रखना है, एक 1857 की क्रांति के समय। तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजीजी कौन था? (1857) की क्रांति के समय एजीजी लॉरेंस। अपने गवर्नर जनरल को भी याद रखना, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 क्रांति के समय एजीजी लॉरेंस था। ये दो अपने को एजीजी याद रखने हैं। अब इन्होंने भारत के लगभग रियासतों के साथ सहायक संधियां कर ली। अंतिम 1823 में एक सहायक संधि की जो सिरोही रियासत के साथ की थी। अब अपने को इससे ये ध्यान रखना है कि ये पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जो रियासत में शासक रहता था, शासक के साथ में एक अंग्रेज अधिकारी था जो पॉलिटिकल एजेंट कहलाता था, शासक के कार्यों पर निगरानी रखता था, शासक के साथ मिलकर कार्य करता था। कुछ रियासतें जो अपने पॉलिटिकल एजेंट, वो अपन आगे वाले में ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी रियासतों के साथ कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। मतलब अंग्रेजों ने राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? भारत राजस्थान पर यहाँ के देशी रियासतों के शासक थे, इन पर निगरानी करना और इनके साथ कार्य करना। ये इसीलिए इन्होंने राजपुताना रेजिडेंसी के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? एजीजी कहा जाता था, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल के जो अधीन पद हुआ करता था, वो पद हुआ करता था पॉलिटिकल एजेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट, 1857 की क्रांति के समय एजीजी लॉरेंस था। अब इन्होंने अपने यहाँ पर राजस्थान की रियासतों में लूटपाट भी की। यहाँ पर इन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम पर भी दबाव डाला। मतलब बहुत सारे कारण बनते हैं जो 1857 की क्रांति के कारणों में अपन देखेंगे। कुछ चीज़ें 1857 की क्रांति की जो अपने बेसिक 1857 की क्रांति का कारण क्या था, जो विरोध किया गया अंग्रेजों का, उस विरोध का कारण क्या था, अंग्रेज अपने यहाँ पर किस प्रकार से आए, धीरे धीरे उन्होंने किस प्रकार साम्राज्य स्थापित किया। अपना इस पूरे वीडियो में ये बात अपन ने की है कि अंग्रेज भारत पर, अंग्रेज राजस्थान पर किस प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, ये बात अपन ने की है। अब अपन बात करेंगे अपने क्रांति के लिए कि क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, क्रांति क्यों होती है। तो क्रांति के कुछ प्रमुख कारण भी आते हैं। क्रांति से पहले की बात करें तो क्रांति से पहले अपने यहाँ पर अंग्रेजों ने सामाजिक रूप से भी प्रताड़ित किया, राजनीतिक रूप से भी प्रताड़ित किया, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक रूप से भी। ये सारे कारण बनते हैं इनके, अंग्रेजों के। तो ये अपन देखते हैं 1857 की क्रांति। कुछ चीजें जो अपने को क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है 1857 की क्रांति। अब कौन कौन सी बातें अपने से ज्यादातर पूछी जाती हैं कि 1857 की क्रांति की तय तिथि
1857 की क्रांति कब होनी थी? तय तिथि रखी गई थी 31 मई 1857। मतलब एक तारीख निर्धारित की गई थी जिस दिन पूरे देश में एक साथ क्रांति की जाएगी। वो तारीख क्या थी अपनी? 31 मई 1857। क्रांति कोई अचानक फूटा हुआ गुस्सा तो था नहीं कि एकदम से एक ही दिन में हुआ। ये तो पहले से पूर्व निर्धारित थी, इसकी योजना बनाई जा रही थी। योजना कहाँ बनाई गई थी? लंदन में। इसके अलावा एक विकल्प में आता है कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर। दोनों चीजें पूछी जा सकती है कि क्रांति की योजना कहाँ पर बनाई गई थी, तो लंदन में और या फिर कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर क्रांति की योजना बनाई गई। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी। अब क्रांति की योजना बनाई जा रही थी, परंतु क्रांति की पहले शुरू हो जाती है। पहले का कारण क्या रहता है? पहले का कारण रहता है अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर जो सैनिक छावनियाँ बनाई, सैनिकों को जो कारतूस उपलब्ध कराया गया, वो कारतूस था ब्राउन बेस। कौन सा कारतूस दिया गया था? ब्राउन बेस कारतूस दिया गया था। अब इससे पहले एक युद्ध हुआ था 1854 में, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। क्रीमिया युद्ध में भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर युद्ध में जाने के लिए कहा गया था कि भाई भारत से बाहर जाकर युद्ध करना पड़ेगा, क्रीमिया के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। और उसी समय अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को एक राइफल दिया, एनफील्ड राइफल। ये जो एनफील्ड राइफल था, ये एनफील्ड राइफल सैनिकों में भ्रांति फैला दी थी एनफील्ड राइफल को लेकर कि इस राइफल में गाय व सुअर की चर्बी है। अब गाय और सुअर को टारगेट क्यों किया गया था? क्योंकि राजस्थान के जो सैनिक थे, उन सैनिकों में सर्वाधिक सैनिक कौन थे? हिंदू और मुस्लिम। सर्वाधिक सैनिक कौन थे? हिंदू और मुस्लिम। हिंदुओं के लिए सुअर क्या मानी जाती है? ये गाय क्या मानी जाती है? पवित्र। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होगी। सुअर किसके लिए? सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र हो गई। मतलब अब उस कारतूस को जब काटेंगे, कारतूस को जब चलाएंगे, तो उससे पहले उसको काटना पड़ेगा। काटने के लिए जब धातु का प्रयोग किया तो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने कहा कि आप हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, आप हमें अपवित्र करना चाहते हो। इस प्रकार से एनफील्ड राइफल को लेकर सैनिकों में भ्रांति फैल गई और सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत करने का निर्णय कर लिया। विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है? भारत में एक पश्चिम बंगाल में छावनी पड़ती है, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी के सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी से पूछा, बात आती है 29 मार्च 1857। कई जगह 28 मार्च आएगा, कई जगह 29 मार्च आएगा, तो ध्यान रख लेना 28 और 29 मार्च। तो 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि जो ये नया राइफल दिया गया है, एनफील्ड राइफल, नया राइफल कौन सा दिया गया था? नया कारतूस कौन सा दिया गया? एनफील्ड राइफल। क्या इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है? तो अंग्रेज अधिकारी ने उल्टा जवाब दिया। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इस हत्या के जुर्म में मंगल पांडे को 9 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? 9 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। और इस फांसी की सजा दी गई। इस फांसी की जानकारी मिलती है बैरकपुर छावनी के अन्य सैनिकों को, जिनका ट्रांसफर करके मेरठ लाया गया। तो भारत के मेरठ नामक स्थान से क्रांति की शुरुआत होती है। तो क्रांति कब शुरू हो गई बेटा? ध्यान देना, क्रांति शुरू हो जाती है भारत में 10 मई 1857। कब शुरू हो जाती है? 10 मई 1857 को शुरू हो जाती है। इस क्रांति की घटना की सूचना अपने राजस्थान कब पहुंचती है? तो 10 मई को शुरू होती है। 10 मई के बाद राजस्थान में इस क्रांति की घटना की मेरठ छावनी की जो घटना हुई, मेरठ में अंग्रेज अधिकारियों को लूटा गया, छावनी को लूटा गया। छावनी को लूटकर मेरठ छावनी के जो सैनिक थे वो दिल्ली के लिए निकल गए। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। 12 मई को बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह है, उन अंतिम मुगल बादशाह को क्रांति का प्रमुख नेता, भक्त खां को सेनापति और नाना साहब को पेशवा घोषित कर देते हैं। क्रांति की शुरुआत भारत में हो चुकी थी। इसकी सूचना राजस्थान में कब पहुंचती है? 18 मई को पहुंचती है। राजस्थान में कब पहुंचती है? 18 मई को क्रांति की सूचना पहुंचती है। और क्रांति की सूचना राजस्थान में जब पहुंचती है, अब मई के दिनों में अंग्रेजों का कार्यालय कहाँ था? आबू में। तो अपना जो एजीजी था, वो एजीजी कहाँ बैठे थे भाई साहब? आबू में बैठे थे। उनके पास जब सूचना पहुंची तो वो तो निश्चिंत थे, उनको तो किसी प्रकार का भय नहीं था। उन्होंने तो निश्चय कर रखा था, निर्णय कर रखा था कि अगर क्रांति हुई तो राजा अपने आप संभालेंगे, क्योंकि अपनी तो सहायक संधि हो रखी है। तो अपने एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी ने सभी राजाओं को पत्र लिखा कि भाई किसी प्रकार के भी क्रांतिकारी को शरण ना दे, उनकी मदद ना करे, विद्रोह को दबाने का प्रयास करे। इस प्रकार से करके उनको पत्र दे दिया कि भाई देख लेना, आप अपने संभाल लेना।
देख ये जो घटनाएं हैं ये ठीक नहीं है अपने साम्राज्य के लिए, ऐसा करके उनको लिख देता है। 18 मई को क्रांति की सूचना उसको मिल जाती है, उसने सूचना दी, तब तक अपने यहाँ पर भी क्रांति छिड़ जाती है। क्रांति छिड़ने का कारण क्या रहता है, मेरठ छावनी से जो सैनिक थे उन सैनिकों को कहाँ लाया जाता है, अपने अजमेर लाया जाता है। अजमेर, अब इनका प्रमुख कार्यालय अजमेर ब्यावर छावनी में था, तो ब्यावर जो सैनिक अपने यहाँ पर थे उन ब्यावर छावनी के सैनिकों का ट्रांसफर कर देते हैं नसीराबाद। अब जब उनका ट्रांसफर किया गया अचानक बिना कोई सूचना के, तो उनके मन में भी एक अविश्वास की भावना पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि भाई अंग्रेजों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और नसीराबाद छावनी में जब उनका ट्रांसफर होता है तो 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी से होती है, नसीराबाद छावनी कौन सी जिले में पड़ती है, अजमेर में। तो नसीराबाद छावनी से अपने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई बेटा, 28 मई 1857। 28 मई 1857 को कहां से होती है, अजमेर के नसीराबाद छावनी से होती है। कौन सी छावनी से होती है, नसीराबाद छावनी से होती है। ब्यावर से जो सैनिक टुकड़ी ट्रांसफर की गई थी वो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं पैदल सेना, और जो नसीराबाद छावनी में थी वो कौन सी थी, 15 दूनी 30, तो 30 याद रख लेना, 30वीं NI नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब और कौन सी चीजें पूछी जाएंगी अपने को कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टर्न थे। तो पामस्टर्न 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। अब भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, क्योंकि इन्होंने भारत पर अधिकार कर रखा था, तो भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का गवर्नर प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। पर अपने को तो बात रखनी 1857 की क्रांति के समय, और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब यहां से अपनी क्रांति शुरू हो जाती है। अब अपन इसमें ध्यान देते हैं कि अपने इसमें छावनियां कौन सी थी, कितनी छावनियां बनाई गई थी राजस्थान में, तो राजस्थान में 6 छावनियों का गठन किया गया था। कितनी छावनियों का गठन किया गया था, 6 छावनियों का गठन किया गया था। 6 छावनियां कौन कौन सी थी, अपन आगे वाले में ये देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में छावनी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है छावनी कौन सी थी, ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरियनपुरा, ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा। ब्यावर और नसीराबाद कहाँ है, अजमेर। नीमच राजस्थान से बाहर कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश, देवली, टोंक। एरियनपुरा पाली, मारवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत में, और खैरवाड़ा उदयपुर, मेवाड़ रियासत में। ये अपने छावनियां थी। इन छावनियों के में क्रांति, अब इनमें से अपने क्या पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान से बाहर छावनी, तो राजस्थान के बाहर छावनी कौन सी थी, अपनी नीमच छावनी थी। ये राजस्थान की से बाहर छावनी होकर राजस्थान में क्यों मानी जाती है, ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ था वो इस छावनी की देखरेख करता था, इसीलिए इसको भी किसमें माना जाता है, राजस्थान की छावनियों में माना जाता है कि राजस्थान की छावनी कौन सी आती है, नीमच। तो ये 6 छावनियाँ थी। अब छावनियों की बात अपन ने कर ली, अगले वीडियो में अपन देखते हैं इसके आगे का।